हेलो विद्यार्थियों, साइंस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कक्षा 9 के लिए, नाइन्थ के लिए आज हम ऑनलाइन वीडियो के रूप में आप उपस्थित हैं आपके सामने। आज हम पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संपदा के बारे में। हमारी प्रकृति में कौन कौन संपदा पाई जाती है। जैसे ये हमारी प्रकृति है, उसमें वायु, जलवायु, वायुमंडल, अनेक प्रकार की गैसें आदि कुछ घटकों के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे हम। देखिए विद्यार्थियों, जीवन के प्रवेश के लिए हमें ताप, जल और भोजन की आवश्यकता होती है। हमारे मूलभूत तत्व रोटी, कपड़ा और मकान है। तो जीवन के लिए ताप, भोजन और जल की आवश्यकता होती है। तो ये पृथ्वी की संपदा है। जो ताप है, जल है, भोजन है, पृथ्वी पर संपदा कौन कौन सी है इसके बारे में पता लगाएं हम। कौन कौन संपदा है। देखो, पृथ्वी पर हमारे पास स्थलमंडल, जलमंडल पाए जाते हैं। सबसे बाहरी जो हमारी परत है पृथ्वी की, वो स्थलमंडल कहलाती है। 75% भाग पर जल है हमारे पास, और जल जो भूमिगत रूप से पाया जाता है इसे हम जलमंडल कहते हैं। दूसरा स्थलमंडल। स्थलमंडल में देखिए विद्यार्थियों, हमारे आसपास जितनी भी वायु है वो स्थलमंडल में विद्वान है। पृथ्वी को घेरे हुए है, यानी पृथ्वी को चारों ओर से राउंड से जो घेरे हुए है हमारा, वो वायुमंडल है। अर्थात वायुमंडल, वायु के द्वारा घिरा हुआ एरिया, क्षेत्रफल, जो भी एरिया है वायु का, उसे हम वायुमंडल कहते हैं। स्थलमंडल, जलमंडल एक दूसरे से मिलकर जीवन संभव होता है। जीवन संभव के लिए हमें स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल की आवश्यकता होती है। जीवन के लिए हमें वायु, श्वास के लिए, जीने के लिए श्वास की जरूरत पड़ती है, श्वास की आवश्यकता पड़ती है, और श्वसन के लिए हमें वायु की आवश्यकता पड़ती है। तो वायु के घटकों के बारे में विद्यार्थी, हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि कई प्रकार की गैसें पाई जाती है। नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन 21% पाई जाती है, बाकी 0.03 में अन्य गैसें पाई जाती है। और जैसे हमारे शुक्र है, मंगल है, जैसे ग्रहों पर कोई जीवन संभव नहीं है। 95-97% भाग कार्बन डाइऑक्साइड का पाया जाता है। अब देखो, हमारे वायुमंडल में ऐसा है, वायुमंडल में जलवायु के नियंत्रण में वायुमंडल की भूमिका है। यानी कि हमारा वायुमंडल जो है पृथ्वी को कंबल के समान ढके हुए है। जिस प्रकार कंबल एक व्यक्ति को ढक लेता है, उसके आवरण को ढक लेता है, इसी प्रकार हमारा जो वायुमंडल है वो कंबल के समान उसको पृथ्वी ढके हुए है। वायुमंडल जो है ना, पृथ्वी को कंबल के समान ढके हुए है। अर्थात हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी है, उसको वायुमंडल घेरे हुए है चारों तरफ कंबल के समान। ठीक है विद्यार्थियों, ये हमारी प्राकृतिक संपदा पढ़ रहे हैं हम। देखो, प्राकृतिक संपदा में वायुमंडल में औसतन तापमान देखो, दिन के समय पूरे वर्ष भर लगभग नियत रहता है। तापमान अचानक बढ़ जाता है, घट जाता है। रात के समय ऊष्मा को बाहरी अंतरिक्ष में जाने में दर कम हो जाती है। इसके बावजूद भी तापमान 190 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री के मध्य रहता है, चंद्रमा की सतह जहाँ वायुमंडल नहीं है। तो देखिए विद्यार्थियों, वायु की गति के बारे में पढ़े हम। वायु होती है वायु गति देखो, पवने। तो वर्षा का कारण है, जैसे चक्रवात आते हैं, तूफान आते हैं, वायु है। मौसम परिवर्तन होता रहता है, तो कई दिनों तक अधिक गर्म मौसम के पश्चात वर्षा होती है। वायु गति का क्या कारण है, वायु का क्या कारण वर्षा है। ये सभी प्रक्रियाएं हमारे वायुमंडल में हवा के गर्म होने के कारण जलवाष्प बनने का परिणाम है। तो जलवाष्प जीवित प्राणियों के क्रियाकलापों और जल के गर्म होने से बनती है। जैसे जैसे विद्यार्थियों वायु गर्म होती जाती है, वायु को हम जैसे जैसे मुँह पर उठते जाते हैं, वायु हल्की होती जाती है, वायु गर्म हो जाती है, और जल की अपेक्षा स्थल जल्दी गर्म होता है। तो देखिए विद्यार्थियों, ये चल रहा है आपका वायु के बारे में। यहाँ पर देखो, वायु आपने देखा होगा, वायु कम दाब क्षेत्र जहाँ बनता है, और समुद्र के ऊपर की जो वायु कम दाब वाले क्षेत्र की ओर प्रभावित होती है। यानी कम दाब वाले क्षेत्र से अधिक दाब वाले क्षेत्र की ओर वायु प्रभावित होती है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वायु गति पवनों का निर्माण करती है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वायु जाता है तो वायु गति करती है, तो पवनों का निर्माण होता है उससे। ठीक है विद्यार्थियों,
अब देखो जी, वर्षा के बारे में आपने देखा होगा वर्षा को होते हुए। तो वर्षा जो है ना, हमारे स्थल मंडल पर जो भी जल होता है, जब सूर्य किरणें गिरती है तो जल वाष्प बनकर गर्म हो जाता है। गर्म होकर वह वाष्पीकरण के रूप में जल उड़ जाता है, ऊपर की ओर चला जाता है, और जल ऊपर जाके ठंडा होकर संघनन के रूप में, बादलों के रूप में जम जाता है, और फिर बादल आपस में टकराते हैं, और कम वायु दाब के कारण आराम से इसके अंदर हमारे पृथ्वी पर वर्षा होती है। वर्षा की छोटी छोटी जल की बूंदे के रूप में वर्षा होती है। और कभी वायुयान में हमारे तापमान में परिवर्तन के कारण मौसम खराब हो जाता है, तो कई बार हिमवृष्टि, ओलावृष्टि भी होना अपेक्षित है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, ये हम संपदा के बारे में पढ़ रहे हैं। वायु देखिए, वायु प्रदूषण के बारे में कुछ थोड़ा सा और पता लगाएं। वायु प्रदूषण जो हमारा है, वायु प्रदूषण देखो विद्यार्थी, वायु किसी कारणों से अनचाहे अवांछित पदार्थ वायु में मिल जाते हैं तो वायु प्रदूषण हो जाती है। वायु प्रदूषण के कई कारण हैं, ठीक है। वायु प्रदूषण में अनेक प्रकार के जहरीली गैसें मिल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह मिल जाती है, और वाहनों से निकले हुए धुएं से वायु प्रदूषण होता है। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम पदार्थों के जलने से भी नाइट्रोजन, सल्फर बहुत अधिक मात्रा में निकलती है, ये भी हमारे पास वायु प्रदूषण का कारण है। तो वायु प्रदूषण का अर्थ ये होता है कि वायु को दूषित हो जाना। तो वायु अन्य का कई कारणों से दूषित होती है, और जब वायु दूषित हो जाती है तो हमारे शरीर में बीमारियाँ हो जाती है, जैसे कैंसर है, हृदय रोग है, एलर्जी जैसी बीमारियां होने की संभावना अधिक हो जाती है। ये हमारा वायु प्रदूषण है। वायु प्रदूषण से हमें हानि भी होती है। अब आते हैं जल के बारे में। जल एक अद्भुत द्रव है। जल पृथ्वी की सतह पर सबसे बड़े भाग पर उपस्थित होता है। यह भूमिगत भी होता है, और कुछ मात्रा में जल जो है हमारा पृथ्वी पर सबसे बड़े भाग पर उपस्थित होता है। और अधिकतर जल जो है हमारा, देखो विद्यार्थी, यहाँ पर अधिकतर जल समुद्र और महासागरों से है, और ज़्यादातर हमारा जल है ना, मैक्सिमम जो जल है हमारा वो खारा है, और शुद्ध जल बर्फ़ के रूप में दोनों ध्रुवों पर और बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ों पर पाया जाता है। तो ये है हमारे जल। इसलिए जीवित रहने के लिए प्राणी जीवित रहने के लिए अपने शरीर के लिए जल को मात्रा को संतुलित बनाए रखते हैं। खारे जल में नमक की मात्रा अधिक होती है। जीवों का शरीर उसे सहन नहीं कर पाता है अधिक नमक, इसलिए जीवों की कई बार मृत्यु भी हो जाती है उसके अंदर। खारा जल जो है कई जीव सहन नहीं कर पाते उसे। तो खारा जल भारी जल होता है, जिसको पीने में काम में नहीं लिया जाता। तो ये है आपका। देखो विद्यार्थियों, आगे जल प्रदूषण। जल में भी मैंने बताया जल प्रदूषण। देखो जल प्रदूषण क्या है। जल में भी अवांछनीय पदार्थ, कुछ अपशिष्ट पदार्थ जल के अंदर मिल जाते हैं, जल का प्रदूषण हो जाता है, जल गंदा हो जाता है, जल दूषित हो जाता है। और जल का दूषित होने का सबसे बड़ा महान कारण एक मानव द्वारा ही है, जो मानव अपने अपने कार्यों के लिए अपशिष्ट पदार्थों को जल में डाल देते हैं, जल दूषित हो जाता है, और उससे भी कई प्रकार की बीमारियां फैल जाती हैं, जैसे विषैले पदार्थ जैसे पारा आदि लवण उसके अंदर जल में मिल जाते हैं। बीमारी फैलने वाले जैसे हैजा है, फैलाने वाले बैक्टीरिया भी उत्पन्न हो जाते हैं, उसके अंदर बैक्टीरियाज कुछ उत्पन्न हो जाते हैं। अब देखो जब जल दूषित हो जाता है उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आ जाती है, और उससे जल में रहने वाले जलीय जीवों को भी बहुत अधिक हानि उठानी पड़ती है। ये है हमारा जल के बारे में। तो जल हमारे लिए, जल प्रदूषण से हमें इसको रोकना चाहिए। इसके लिए हमें मानव को सजग करना चाहिए। प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति को, अशिक्षित व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए जल के बारे में। जल प्रदूषण न करें, जल का उपयोग कम से कम करें, जितना हमें उपयोग हो उतना ही उपयोग हमें करना चाहिए जल का। अब देखो बाकी हम पढ़ रहे हैं प्राकृतिक संपदा। तो प्रकृति में हमारे पास जल है, वायु है, वायुमंडल है, और अधिक खनिज लवण भी है प्रकृति में, पेड़ पौधे भी हैं। तो मृदा और खनिज लवण की प्रचुरता है। तो खनिज लवण जो हमारा जो है महत्वपूर्ण एक प्राकृतिक संपदा संसाधन है। लेकिन देखो विद्यार्थियों, सबसे भारी परत होती है हमारी, ये मृदा कैसे बनती है, जो सबसे भारी परत है उसको पृष्ठ कहते हैं, भूपृष्ठ कहा जाता है। हजारों लाखों वर्षों पर पहले पृथ्वी पर की सतह पर उसके समीप पाए जाने वाले पत्थर विभिन्न प्रकार के भौतिक, रासायनिक और कुछ जैव प्रक्रमों में टूट जाते थे। टूटने के बाद अंत में बचा हुआ जो महीन चूरा, जो महीन कण था, उसे ही हम मृदा कहते हैं।
तो ये है मृदा हमारी। देखो पत्थरों के टूटने छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े विभाजित हो जाते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों से मिल करके हमारी बारीक महीन चूर्ण पिस जाता है, महीन बारीक हो जाते हैं, इसलिए वो हमारी मृदा का रूप ले लेते हैं धीरे धीरे। इस प्रकार जो मृदा प्रत्येक मूल पत्थर से काफ़ी दूर वाले स्थान पर पाई जाती है, यानी जो मूल पत्थर होता है उससे काफ़ी दूर पर मृदा पाई जाती है, क्योंकि वह एक्चुअली में जैसे जैसे जाता जाएगा तो उसका पिसता जाएगा बारीक हो जाएगा, उसका मृदा बन जाएगी, उसकी मिट्टी बन जाएगी। तो ये हमारा मृदा का, तो हमारे मृदा भी हमारे एक प्राकृतिक संसाधन के अंदर आती है। और मृदा को देखो, मृदा में अगर हुमस की मात्रा अधिक पाई जाती है तो पौधे की वृद्धि के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। और आधुनिक खेती में कीटनाशकों और उर्वरकों का प्रयोग बहुत ही मात्रा में हो रहा है, तो इससे मृदा दूषित भी हो रही है, यानी उर्वरक का उपयोग करने से मृदा की उर्वरक क्षमता कम हो रही है। हालांकि हमें खेती अच्छी प्राप्त हो रही है, लेकिन यहाँ पर उपजाऊ जो मृदा है उसकी धीरे धीरे उसकी जो है क्षमताएं जो है नष्ट होती हुई जा रही है। इसलिए हमें जैविक खाद का ही उपयोग अधिक से अधिक करना चाहिए, इससे हमारा भूमि प्रदूषण नहीं होगा। तो हमें जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण के बारे में हमने पढ़ा है, और ये हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके बाद थोड़ा सा और बाकी रह गया, इसको क्लियर करेंगे हम, और आप लगे रहिए, प्रयास करते रहिए। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।